हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये 21 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ओवर वाटर रिसोर्सेज, यानी हमारे जो है जल संसाधन क्या है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज जो है हम जल संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जल संसाधन किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव अ डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर ओवर water resource. There is a most important chapter, an important point arrive here, water resources. There is an important point here, water resources. The water resources is the water is the most valuable resource of nature. This is a renewable and inexhaustible resource, but is in a trouble these days. Demand of water has been increasing continuously, it is supply decreasing. If we look at the water resources of India in the global context, India has a 4% water, whereas she is a housing of 16% of the world population. It means the per capita ability of water is quite low in our country. India is ranked first in the world in irrigated area. 1/8 area of the country is a flood prone and 1/6 area is under to as a grip of drought. Nature of monsoon is mostly responsible for this. Food, grain and other agriculture products are required in a large quantity for the growing of population. For this reason, the use of water for irrigation of crop has been increasing. The demand for water has increasing in the cities due to the rapidly urbanization, industrialization and modernization here. In addition, the demand for water has been increasing for sewage and other removing all kind of wastes. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे जल संसाधन। देखिए हमारे जल संसाधन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि जल ही जीवन है और इसके अंतर्गत हर एक पहलू के विषय में यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि जल जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और जल का वितरण जो है किस प्रकार भारत में हुआ है और इसका जो है लोगों पर क्या बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है और लोग जो है इसको कैसे जो है प्रदूषित कर रहे हैं और इसके कैसे जो है इसको संशोधित किया जा सकता है। तो हर एक पहलू पे जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जल जो है जीवन किस प्रकार जो है बन सकता है और लोग जो है इसको कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट यही आता है, जल संसाधन। आखिर जल संसाधन है क्या? कहते हैं जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। ये तो सबको मालूम है कि जल ही जीवन है, यानी जल जो है मूल्यवान उपहार है, ये अपूर्ण्य और असमाप्त होने वाले संसाधन है। अब देखिए ये बात अगर यहाँ पर ये पॉइंट आती है कि अपूर्ण्य और असमाप्त होने वाले संसाधन है, तो हम इतने क्यों टेंशन में? ये तो
अपूर्ण और समाप्त होने वाला संसाधन है, यानी इसका रिसाइकल होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं रिसाइकल कोई चीज़ इतना ही हद तक हो सकता है जितना तक उसकी सीमा होती है। कहते हैं आज के समय में लोग ने जलों को इतनी प्रदूषित कर दिया गया है कि जल जो है रिसाइकल होने के पश्चात भी शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है, परंतु यह संकटग्रस्त संसाधन भी अब मानी जा रही है। देखा जाए तो जल जो है एक पुण्य पूर्ति होने वाले संसाधन है, लेकिन फिर भी इसका जो है ऐसे जो है दिन प्रतिदिन उपयोग किया जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है कि ये जो है संकटग्रस्त संसाधन में सम्मिलित हो गया है। कहते हैं आज अगर पानी जो बरसात के रूप में हमारे समक्ष आता है तो वो भी आज दूषित ही होता है, और कहते हैं ये जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है। इसलिए पानी की प्रतिशत अधिक होने के पश्चात भी कहते हैं बूंद बूंद के लिए लोग जो है तरसेंगे। पानी की मांग दर बढ़ती जा रही है और जल पूर्ति दर घटती ही चली जा रही है। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास 4% जल है, जबकि जनसंख्या जो है 16% है, और इसका अर्थ यही हुआ कि विश्व के औसत की तुलना में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल 1/4 जल ही आता है। संचित क्षेत्रीय दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि भारत में देखा जाए तो सिर्फ 4% जल ही भारत के पास है, और कहते हैं जनसंख्या की प्रतिशत देखा जाए तो 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करता है। तो इसी आंकड़े से आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में जल की जो है कितनी किल्लत हो सकती है। अगर अभी भी हम नहीं समझे इस बात को तो ये हमारे लिए अति दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इसका अर्थ यही हुआ कि विश्व की औसत तुलना में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति हिस्से में सिर्फ 1/4 जल ही हमें मिलेगा। कहते हैं देश का 8वां हिस्सा जो है बाढ़ग्रस्त है, तो छोटा हिस्सा जो है सूखाग्रस्त है। तो ये भी विडंबना है कि भारत के 8वां हिस्सा जो है बाढ़ग्रस्त है और 6ठा हिस्सा जो है सूखा से ग्रस्त है, और इस सब के लिए जो है मानसून की प्राकृतिक उत्तरदायी है, क्योंकि भारत में मानसून की भी विचित्र लीलाएं होती है, जिसके वजह से जो है ये सब संकट जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक बात बन जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खदानों और अन्य कृषि उपयोग की जो है अधिक आवश्यकताएं हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जनरल सी बात है कि खाद्य आपूर्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि फसलों के लिए सिंचाई के रूप में जल का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक खेतों की सिंचाई नहीं होगी उचित मात्रा में जो है फसल उत्पादन नहीं होगा, और इसके लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ही धड़ल्ले से उपयोग भी किया जा रहा है। और उसके उपरांत जो है नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के कारण नगरों में जल की मांग बढ़ती ही चली जा रही है। केवल इतना ही नहीं, कहते हैं मल जल की निरंतर बढ़ती निकासी और सभी प्रकार की गंदगी निपटाने के लिए जल की मांग और भी अधिक बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की समस्या है। नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के कारण जो है अगर आप देखिएगा तो एक ही क्षेत्र में बहुत से ट्यूबवेल लगाए गए हैं, तो इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर भी खाली होता चला जा रहा है और ग्राउंड वाटर के लेवल भी बहुत नीचे चलती जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाला है, और इसका कारण ये भी है कि हम जिस प्रकार वनों को नाश करते जा रहे हैं तो पानी जो होल्ड करने की क्षमता है वृक्षों के अंदर वो शायद क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि बहते हुए पानी से जो है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज कभी नहीं होती, क्योंकि जब तक वर्षा के पानी कुछ समय नहीं ठहरेगा तब तक जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। तो इससे ये पता लगता है कि आने वाला समय में लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, और ऐसा दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है जिस समय पानी के लिए, शुद्ध जल के लिए लोगों को जो है तरसना पड़ेगा और बहुत अधिक कीमत देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज ही समझ जाइए, कहते हैं हर एक बूंद को जो है सेव कीजिए और जो है जल की जो अच्छे स्रोत हैं उनको प्रदूषित नहीं कीजिए। कहते हैं सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगा, सरकार तो सिर्फ वादे करती है, सिर्फ वो अपने जो है रूल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन सरकार से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक प्रत्येक नागरिक इसके लिए जागरूक नहीं होगा। जल को जो है संरक्षित करना संभव नहीं है। The next topic is the most important here, sources of water. There is an important point here, sources of water. There are 4 main sources of water. The first here, surface water. Second here, underground water. And third here, atmospheric water. And fourth here, ocean water. There is a 4 main source is the most important. I repeat again, the surface water, underground water, and atmospheric water, and oceanic water here. In our daily life, we use only surface water and underground water. Let us study then
them in a detail. The first here, surface water. The surface water, the main source of surface water is a precipitation. About the 20% part of the precipitation evaporate and mixes with our environment. A part of the running water goes underground. The large part of surface water is found in a river, rivulets, ponds and lakes. The remaining water flow into the sea and ocean. Water found on the surface is called surface water. About two-thirds of the total surface water flow into three major rivers of country. First here Indo, second is the Gangas, and third is the Brahmaputras. The water storage capacity of reserves is constructed in India so far is about 17,400 billion cubic meters. At the time of independence, the water storage capacity was only 180 billions is a cubic meters. Hence, the water storage capacity has increasing about 10 times. Here come to most important here our table. There is the river basin, surface water, annual flow, and their unlevel capacity, renewable, underground water, and capable capacity here. The Indo is a 71, unlevel capacity is a 46, and renewable is a 26% here. Brahmaputra is here, and also is a Ganga is a 525, Brahmaputra is a 629, Godavari is a 110.5, and Krishna is a 70, and Kaveri is a 21.4. That is the most important here, and the underground water capable capacity is a 24 to the Indo. Ganga has here 157, and Brahmaputra 24, and Godavari is at 37, and Krishna here 24, and Kaveri is 11.3. There is the most important point here. And the next year, Mahandri is a 68.9, Narmada is a 45.7, Tapti is a 14.9, and other rivers also here. And the underground water is a 15 is the Mahandis, and the Narmada is a 9.9, Tapti is a 7.6, and other rivers is a 68.2. That is the most important here. The storage capacity of usable water is the Gangas is a basin is the maximum, but in spite of the maximum annual flow here. The storage capacity of unavailable water is the least in the Brahmaputra basin. The storage capacity is the Godavari, Krishna, Mahandi, and the Indo is sufficient. If storage capacity of available water is seen in the term of ratio, then Tapti River's basin is 97%. Annual water flow in the three major rivers of India, Indo, Ganga, Brahmaputras is more. And as water storage capacity of this river can be increased. That is important. The next year, underground water. The rainwater is percolate into the earth as a surface and become underground water. The process of percolations also take place from the surface water. The large amount of water get collected under the earth as a surface by these two methods. This is called to the underground water. According to the Central Underground Water is a board. Renewable underground water capacity in India is a 94 to 95. But about 4,310 millions is a cubic meter per year. Out of this, about 3,960 billion cubic meter water is available for use. The distribution of underground water is not the same everywhere. Ability of underground water is depend upon to the amount of rainfall, nature of rainfall, nature of land, and its slope. In the area of high rainfall, where their land is almost plain and has approach to the rocks, the water easily is percolate there. Therefore, underground water is available is plenty at a shallows is a depth in this area. In the area like Rajasthan, where is the land is a plain and has been approached is a sandy soil. The underground water is available is a lesser amount at a great depth due to the lack of rainfall. In the northern eastern area of the country, where the land is a slopey,
The conditions are not suitable for precautions for water in spite of more rainfall. With the result of underground water is available in less quantity at the great depth in this area also. There are large resources of the underground water in the plain of Ganga, Brahmaputra and the coastal plain here. The ability of underground water is less is a peninsular plateaus, Himalaya region and desert area here. The next here, use of underground water capacity. There is important use of underground water capacity here. Underground water is used on a large scale in the area where the rainfall is comparatively less. Underground water is used on the large scale in Punjab, Haryana, Rajasthan, Tamil Nadu, Gujarat and Uttar Pradesh, whereas Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Chhattisgarh are also states where in spite of less rainfall, the use of underground water is less and there is a great need for the development of underground water resources here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जल के स्रोत। देखिए जल के स्रोत कई मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं, यानी जल के देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ जो है 4 प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें जो है पुष्टीय जल हो गया, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण 4 प्रमुख स्रोत हैं और ये काफ़ी महत्व भी रखते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो है कोई भी जल के स्रोत नहीं है। ठीक है, इसमें कहते हैं पुष्टीय जल और भूमिगत जल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि सागरीय जल जो होता है खारा जल होता है, तो इसको उपयोग करना संभव नहीं है। कहते हैं आज के समय में ज़रूर इसका जो है आधुनिकीकरण के कारण जो है इसमें कुछ बदलाव की गई है, बट हो सकता है कि आने वाला फ्यूचर में इसको जो शुद्ध किया जा सके, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ भी इस पर कहा नहीं जा सकता। हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्षतः जो है पुष्टीय और भूमिगत जल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी देखा जाए तो हम यहाँ पर भी जो है 2 ही बातों पर जो है डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक, पुष्टीय और भूमिगत जल, क्योंकि यही 2 ऐसा है जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। कहते हैं वायुमंडलीय जल जो होती है वो डिपेंड करता है उस क्षेत्र के अंतर्गत जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, क्योंकि वहाँ अगर पोल्यूशन अधिक होगा तो ये वायुमंडलीय जल जो भी होगा वो प्रदूषित ही हो जाएगी। और महासागरीय जल की बात करें तो इसका जो है इसमें खारा होने का पूरी रहती है, खारा रहता है, तो ये बड़ी ही मुश्किल पड़ जाता है इसको जो है शुद्धिकरण करना, क्योंकि इसमें नमक जो है मिला हुआ रहता है। चलिए देखते हैं हमारा पहला जो है पॉइंट, पुष्टीय जल क्या कहता है। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पहला पॉइंट, पुष्टीय जल। कहते हैं धरातल पर पुष्टीय जल का जो है मूल स्रोत वर्षा नहीं है, यानी वर्षा ही जो है पुष्टीय जल का मुख्य स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। और वर्षण का लगभग 20% भाग जो है वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 20% भाग जो है वाष्पित होकर जो है वायुमंडल में फिर विलीन हो जाता है। जल का कुछ अंश जो है भूमिगत भी हो जाता है और पुष्टीय जल का एक बहुत बड़ा भाग जो है धरातल पर नदियों जैसे नाले, तालाबों, झीलों और पोखर जोरों में मिलती है। कहते हैं शेष जल जो है बहकर सागर महासागर में जा मिलता है। और भूपृष्ठीय पर पाए जाने वाले जल के पुष्टीय एवं धरातलीय जल भी कहते हैं, क्योंकि ये भूपृष्ठ पर मिलते हैं, इसलिए इसको पुष्टीय या धरातलीय जल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं कुल पुष्टीय जल का जो है लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियाँ ही जो है कुपाई कर रखी, चाहे वो सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र से होकर बहता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि 2/3 भाग जो है इन 3 बड़ी नदियों के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो। कहते हैं आज भारत में जो है निर्मित जलाशयों के जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 174 जो है अरब घन मीटर है। कहते स्वतंत्रता के समय जलाशयों के भंडार की जो है क्षमता मात्र जो है 18 अरब घन मीटर ही थी, यानी स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो बहुत ही कम थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो 174 अरब घन सेंटीमीटर मीटर में आ चुका है। और इस प्रकार जल भंडारण की क्षमता लगभग 10 गुना जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पुष्टीय जल। कहते हैं कि
गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है, यानी गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है। लेकिन आज गंगा जो है प्रदूषित काफ़ी हो चुकी है, तो इसका जो है बहुत बड़ा सबक जो है आने वाला समय में इंसानों को भोगना पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो गंगा श्रेणी में उपयोग किए योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी में वार्षिक प्रवाह सर्वाधिक होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता बहुत ही कम है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी तथा सिंधु नदी द्रोणी में भंडारण क्षमता पर्याप्त है। तो उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी द्रोणी का पहला स्थान बनता है, यानी ताप्ती नदी द्रोणी का जो है पहला स्थान इसलिए बनता है क्योंकि ये अधिक प्रदूषित अभी नहीं है। ताप्ती नदी द्रोणी की भंडार क्षमता जो है 97% है और देश की तीनों बड़ी नदियां जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा अधिक है। अंततः इन नदियों के जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये तब बढ़ाया जा सकता है जब इंसान भी जो है इसके प्रति जागरूक हो जाएं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसकी जल क्षमता जो है भूमिगत जल क्षमता किस में कितनी है और क्या इसमें दर्शाया गया है इस टेबल में। तो जैसा कि आप नदी द्रोणी देख सकते हो, पृष्ठीय जल प्रवाह, भूमिगत जल का जो है वार्षिक प्रवाह, उपयोग कहते हैं अनुपयोग प्रयोग जो है उपयोग योग्यता क्षमता। तो गंगा में देखा जाए तो वार्षिक प्रवाह जो है यानी पृष्ठीय जल प्रवाह जो है 525 है और भूमिगत जल जो है देखा जाए तो 171 से लेकर 157 योग्य क्षमता है। ब्रह्मपुत्र जो है 600 जो है 29 पे है और इसका जो देखा जाए उपयोग क्षमता सिर्फ 24 ही है। तो बहुत ही दुर्दायक परिस्थिति की पृष्ठ जल प्रभाव जो है सबसे अधिक है, लेकिन इसका उपयोगी क्षमता जो है बहुत ही कम है। गंगा बेशक इसके प्रभाव जो है पुष्टि जल प्रभाव कम है, लेकिन इसकी जो है उपयोगी क्षमता सबसे अधिक है। गोदावरी जो है 110.5 के अंतर्गत आता है इसकी पृष्ठीय जल प्रभाव, लेकिन इसकी जो है 37% उपयोगी योग्य क्षमता रखता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। आगे देखिए हम तो कृष्णा भी जो है 70 के आसपास जो है पृष्ठभूमि हो और इसका उपयोग की क्षमता अच्छा दिखाई दे रहा है। कावेरी जो है 21 है, लेकिन फिर भी 11.3 है। महानदी जो है 68.9 है, लेकिन इसकी क्षमता 15 है उपयोग के लिए। नर्मदा 45 है और इसकी 9.9% उपयोगिता है और ताप्ती का जो है 14.9 है, लेकिन इसका जो है आधे ही है, 7.6 है। अन्य नदियों के जो है 365 है और इसकी क्षमता भी देखा जाए उपयोगी क्षमता जो है 68.2 है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है नदियों की उपयोगिता क्षमता दिखाई गई है और इससे आप पूरे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस नदियों का कितनी क्षमता जो है हम जल का उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमिगत जल। देखिए भूमिगत जल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पानी जो है हर क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है और हर जगह जो है भूमिगत जल का ही उपयोग किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो भूमिगत जल भी जो है बहुत नीचे लेवल पे जा चुका है। इसका कारण कहीं हद तक जो है मनुष्य स्वयं ही है। कहते हैं जंगलों के नाश हो जाने के कारण जो है पानी को जो रोकने की क्षमता थी वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब तक पानी स्थिर नहीं होगी, रुकेगी नहीं, तब तक जो है वो अब्जॉर्ब धरती नहीं करेगी और अब्जॉर्ब धरती नहीं करेगी तो ग्राउंड लेवल जो है नीचे के पानी की सतह है वो ऊपर नहीं उठ सकता है। तो इसी कारण जो है दिन प्रतिदिन जो है ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो नीचे चला ही जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है आने वाला समय में। और कहते हैं भूमिगत जल का हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ पर नलकूप आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भूमिगत जल के जो है रिचार्ज होना। लेकिन देखा जाए तो इंसानों की गतिविधियों के कारण भूमिगत जल भी जो है आज के समय में रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं वर्षा का एक जल रिस कर जो है भूमिगत होता रहता है और रिसेगा तब जब पानी ठहरेगा। तो पानी तो ठहरता ही नहीं है, तो रिस कर भूमिगत जल कैसे जो है रिचार्ज होगा। जल रिसाव की प्रक्रिया जो है भूजल जल से भी होती है और दोनों ही माध्यम से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसे भूमिगत जल तथा भौम जल भी कहते हैं। केंद्रीय भौम जल बोर्ड के अनुसार जो है 1994 से 95 में भारत में अपूर्ण भूमिगत जल क्षमता लगभग जो है 4031 अरब घन मीटर प्रति वर्ष थी और इसमें से लगभग जो है 396 अरब घन मीटर जल उपयोग के लिए उपयोग भी थे। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि भूमिगत जल का वितरण सर्वथा सामान्य नहीं होता है। भूमिगत जल की जो है उपलब्धता
वर्षा की मात्रा वर्षा की प्राकृतिक भूमि के स्वभाव तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। अधिक वर्षा वाले भागों में जहां भूमिगत समतल तथा आर्द्र मृदा वाली है वहीं पानी आसानी से रिस जाता है। अतः इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहरा पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जो है समतल भू भाग तथा जसरंध्र बलुआई मृदा होते हुए भी वर्षा की कमी के कारण जल अधिक गहराई पर कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही कम रेन होती है और जिस क्षेत्र में रेन होती है वहाँ पर जो है भूमिगत रिसाव की मात्रा बहुत ही कम होती है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यद्यपि अधिक वर्षा होती है, परंतु भूमि के ढालू होने के कारण जल के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप ये होता है कि इन भागों में भी भूमिगत जल अधिक गहराई में तथा कम मात्रा में मिलती है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदानों तथा तटीय मैदानों में जो है भौम जल के विशाल भंडार है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों तथा तटीय मैदानों में जो है भूमिगत जल की जो है विशाल भंडार है। कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय क्षेत्र तथा मरुस्थलीय भागों में भूमिगत जल की मात्रा में मिलती है। यार इस क्षेत्र में जो है भूमिगत जल बहुत कम मात्रा में मिलती है, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठार हो, हिमालय क्षेत्र हो तथा मरुस्थलीय भाग में जो है भूमिगत जल की मात्रा बहुत ही कम है और ये बहुत चिंता का ही विषय है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूमिगत जल क्षमता का उपयोग। देखिए जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वहाँ पर जो है भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमानों पर किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमानों पर किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमानों पर किया जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की मात्रा कम होते हुए भी भूमिगत जल का उपयोग कम हो पाता है। भूमिगत जल के विकास की विशेष आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों का जो संरक्षण करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। देखिए दोस्तों, जिनको देखना होगा देखेंगे, जिनको समझ आएगा वो समझेंगे। ठीक है, आपने अपना कर्तव्य किया, यही बहुत बड़ी बात थी। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। साथ में अगर आप कभी रिसर्च कीजिएगा कोई भी टॉपिक तो दूर दूर तक आपको तिरपान स्टडी सेंटर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो आपको जहाँ पर जो है आपको होम पेज मिल जाता है, जहाँ वीडियो सारे वीडियो आपको होंगे, चाहे वो पॉपुलर हो या सिंपल हो, सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। प्लस अगर जो है आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो, कोई टॉपिक को ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक जो है आसानी से मिल जाएगा। और एक बात और याद रखना है कि अगर इसमें कुछ भी गलतियाँ दिखती है, कुछ आपको और भी समझना है तो कॉमेंट ज़रूर कीजिए।